अचानक बारिश, अचानक तूफान, मौसम का वार या फिर साजिश का हथियार। नमस्कार, मैं हूं किंशु प्रवाल और आज हम जिस बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं वो विषय ऐसा है जो कि आपको झकझोर कर रख सकता है। दरअसल आज बात उस कुदरत की जिसके प्रकोप के आगे इंसान बेबस है। कुदरत का गुस्सा कभी बारिश की शक्ल में, कभी तूफान के अंदाज में, कभी भूकंप की तबाही के रूप में, तो कभी सूखे के संकट के रूप में, तो कभी बवंडर और बाढ़ की भयावह तस्वीर के रूप में गाहे बगाहे सामने आता रहता है। इस वक्त अप्रैल चल रहा है, वही अप्रैल जिसमें कि जलाने वाली गर्मी होनी चाहिए, झुलसाने वाली गर्मी होनी चाहिए। लेकिन देश में मार्च महीने से ही अचानक रह रहकर बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। बादल बेलगाम हो गए हैं, बादल आवारा हो गए हैं और बादल बेरहम भी हो गए हैं। बेमौसम की बारिश हो रही है, ओले बरस रहे हैं, किसानों की खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं। वो फसल जिसे काटने की तैयारी शुरू हो गई थी, किसान तबाह है और लोग इसे महज कुदरत के कहर का एक हिस्सा मानकर हमेशा की तरह खामोश है। ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक है कि अगर प्रकृति ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गुस्से में है और मौसम अपना होश खो बैठा है जिस वजह से बेमौसम बारिश हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम लेकर तमाशाई बने रहेंगे। आधुनिक विज्ञान के दौर में इस मौसम की मार के पीछे कोई मौसमी हथियार तो नहीं? कहीं इस बिगड़ैल बेसबब मौसम के पीछे कोई वैज्ञानिक और इंसानी साजिश तो नहीं? कहीं वैज्ञानिक कुदरत के प्रकोप का अपने हथियार के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं कर रहे? आखिर कब तक हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मातम बनाएंगे? कहीं ये अल नीनो इम्पैक्ट मैन मेड तो नहीं, जिसकी वजह से कभी भयानक गर्मी तो कभी भयंकर सूखे, तो कभी कड़ाके की ठंड तो कभी बाढ़ वाली बारिश आ जाती है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपको हो सकता हो बेतुके लगें, लेकिन ये सवाल बड़े लाजमी हैं क्योंकि मौसम को सिर्फ बेईमान कहकर या रोमांटिक कहकर हम हल्के में नहीं ले सकते। इस बेईमान मौसम को लेकर दर्द वही किसान समझ सकते हैं जिनकी जिंदगी को ये नर्क बना देता है, जो अभी हाल में हुआ। जो किसान साल भर पसीना बहाकर फसल खड़ी करते हैं और अचानक बेमौसम की बारिश आती है और सब कुछ बर्बाद करके चली जाती है। खैर, दुनिया में कुछ भी संभव है, ये आप जरूर जान लीजिए। अगर दुनिया में एलियंस और यूएफओ के देखे जाने की हजारों घटनाओं पर पर्दा डाला जा सकता है और सबूतों को खारिज किया जा सकता है, सबूतों को मिटाया जा सकता है, तो फिर मौसम को भी हथियार बनाकर वक्त बेवक्त दूसरे देशों पर प्रयोग किए जा सकते हैं। आपको मैं आगे बढ़ने से पहले तुर्की के भूकंप की याद जरूर दिलाना चाहूँगा। तुर्की के भूकंप के आने के बाद सोशल मीडिया और इंटरनेट पर एक थ्योरी बहुत तेजी से वायरल हुई। ये दावा किया गया कि तुर्की के भूकंप के पीछे अमेरिका का हार्प एक्सपेरिमेंट है और उसी की वजह से सारा बवाल मचा, ये सारी तबाही आई, ये सब कहा गया। हालांकि अमेरिका जो हमेशा करता आया है वही इस बार भी उसने किया। उसने हमेशा की तरह इन आरोपों को खारिज कर दिया कि उसका तुर्की के भूकंप से कुछ लेना देना नहीं है और इस तरह के आरोपों पर लोगों को यकीन भी नहीं हुआ क्योंकि लोग टीवी मीडिया देखते देखते पढ़ते पढ़ते ये सब तो जान ही चुके हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से भूकंप आते हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या अमेरिका का वो एक्सपेरिमेंट धरती के नीचे मूवमेंट्स पैदा नहीं कर सकता जिससे कि भूकंप आ सके? मेरा सवाल थोड़ा बहुत हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, लेकिन तुर्की में आए भूकंप को लेकर अमेरिकी तकनीक पर सवाल बहुत सारे उठे। अमेरिकी रिसर्च सेंटर हार्प यानी हाई फ्रिक्वेंसी एक्टिव एरोरल रिसर्च प्रोग्राम पर तुर्की के भूकंप के आरोप लगे। ये कहा गया कि इसी तकनीक का इस्तेमाल कर अमेरिका ने तुर्की में भूकंप लाया और इतने सारे लोगों की उसके बाद मौत हो गई। हार्प को लेकर कई दशक से ये आरोप लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी ही आरोप लगाए हैं और अमेरिका ने उनकी सफाई दी है। 3-4 दशकों से अमेरिका पर सिर्फ और सिर्फ हार्प को लेकर आरोप लगते आ रहे हैं। ये आरोप लग रहे हैं कि अमेरिका ने वो वेदर टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जिसकी बदौलत वो किसी भी देश का मौसम बिगाड़ सकता है। पहले आपको ये भी बताते हैं कि मान भी लिया जाए कि वाकई ये सच है, अमेरिका की मुट्ठी में मौसम का फार्मूला आ गया है, इससे फ़ायदा क्या है, अमेरिका क्या क्या फ़ायदा है, तो ये भी जान लीजिए आप। दरअसल पहले और दूसरे वर्ल्ड वार के बाद अब युद्ध के तरीके बहुत बदल गए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि परमाणु संपन्न राष्ट्र अपनी दादागिरी दिखाने के लिए परमाणु बम गिराकर किसी भी देश को ख़त्म कर दें। ये अब इतना आसान भी नहीं रहा। इतना ही आसान होता तो रूस 1 साल से यूक्रेन से लड़ाई नहीं लड़ रहा होता, सब कुछ एक ही बार में ख़त्म कर दिया होता। उसके पास सबसे ज़्यादा परमाणु बम है। तो ऐसे में परमाणु बम के इस्तेमाल से भी अच्छे तरीके हैं।
पहला ये कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को इतना नुकसान पहुंचा दो कि बिना युद्ध लड़े ही उसके हाल युद्धग्रस्त देश जैसे हो जाएं, जैसे कि आज यूक्रेन, सीरिया और इराक के हाल है। इसी तरह दूसरा तरीका यह है कि अर्थव्यवस्था खराब करने के लिए वहां कुदरत का कहर बरपा दिया जाए, ताकि वो देश उस आपदा में ही छटपटाता रह जाए और सिर न उठा सके। ऐसे में जानकारों का मानना है कि वेदर वॉरफेयर तकनीक ही आने वाले समय में सबसे ज्यादा दिखाई देगी। इसका इस्तेमाल करने वाले देश ना तो कभी बदनाम होगा, ना उसकी सेना का नुकसान होगा, ना ही उसकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, ना ही वो विलेन की तरह सामने आएगा, बल्कि ये वो तरीका है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। यही वजह है कि अमेरिकी तकनीक हार्प को लेकर इतने हार्श आरोप लग रहे हैं। अब आपको जल्दी से हार्प के बारे में भी बता देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे आने वाले समय में मौसम पर कोई अनजानी ताकत अपनी पकड़ बना रही है, जैसा कभी महाभारत काल में देखा गया। आपको याद होगा, आपने महाभारत में पढ़ा होगा, सीरियल्स में देखा होगा कि महाभारत में ऐसे कई अस्त्रों का वर्णन किया गया जो कि बारिश करा देते थे, बारिश रोक देते थे, बादल बांध देते थे, सूरज को गायब कर देते थे। पौराणिक मान्यताओं, पौराणिक कहानियों के मुताबिक बेहद ही उस वक्त असाधारण हथियार होते थे जो कि मौसम बदल देते थे, मिजाज बदल देते थे, तेज हवाएं चला देते थे, बवंडर ला देते थे। खैर, आपको एक बात और याद दिला दूं कि कुछ साल पहले चीन में जब ओलंपिक के गेम हुए तो वहाँ बारिश की वजह से खेल ना रुके, खेल पर बाधा ना आए, खेल प्रभावित ना हो, इसके लिए चीन ने उतने ही इलाके के बादलों की मिसाइल छोड़कर घेराबंदी कर दी, उन बादलों को बांध दिया कि बादल चाह कर भी नहीं बरस सके, और चीन में ओलंपिक्स जो गेम्स थे वो आसानी से संपन्न हो गए। खैर, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी बातें हम कर रहे हैं वो केवल कपोल कल्पित नहीं है, बल्कि उनका आदिकाल से मौजूदा समय में भी कहीं ना कहीं संदर्भ मिलता है, प्रमाण मिलते हैं, सबूत मिलते हैं। तो बात शुरू हुई थी तुर्की के भूकंप से। तुर्की में भूकंप से एन पहले एक बिजली गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर यह कहा गया कि अमेरिका ने हार्प तकनीक के जरिए तुर्की पर बिजली गिराई, जिसके बाद भूकंप आया। वो वीडियो आप देख सकते हैं कि कितना भयावह था। जिस तरह से बिजली गिरी वो कहीं से भी नेचुरल तो सीन नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ आपको बिजली और भूकंप के बीच रिश्ते का एक जबरदस्त कनेक्शन बता रहा हूँ। अमेरिका में सबसे ज्यादा भूकंप कैलिफोर्निया में आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ साउथ अमेरिकी देश चिली में भी भूकंप के झटके बहुत आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चिली के भूकंप के पीछे यूएफओ की मौजूदगी को भी वजह माना गया। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, यानी उड़न तश्तरी। ये पाया गया कि बड़ी तादाद में यूएफओ के देखने के बाद चिली में 6 से ज्यादा की तीव्रता का भूकंप आया। यूएफओ की वजह से उस इलाके में बहुत तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई और फिर भूकंप आया। तो क्या ये माना जाए कि भूकंप का तुर्की में गिरती बिजली से कोई कनेक्शन था? अगर था तो क्या ये बिजली इंसान ने गिराई, या कुदरत ने गिराई, या फिर यूएफओ ने गिराई, या एलियंस ने गिराई? क्योंकि उस वक्त आप लोगों को याद होगा, जब तुर्की में भूकंप आया दूर दूर तक मौसम बारिश का नहीं था। तो फिर तुर्की में गिरी बिजली के पीछे कौन था? ठीक उसी तरह जिस तरह अचानक अभी उत्तर भारत में बेवजह की बारिश हुई है, इसकी वजह क्या है, कौन सा इफेक्ट है ये? अब आपको हार्प के बारे में छोटी सी बात बता देता हूँ कि कई देशों में भूकंप, सुनामी और यहाँ तक कि बाढ़, भूस्खलन के लिए भी हार्प को ये जिम्मेदार ठहराया गया है। और ये जो जिम्मेदार ठहराते हैं, जो देश ठहराते हैं, उनकी सरकारें ही नहीं बल्कि वहाँ के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं या जानकार हैं या जो मौसम विशेषज्ञ हैं, वो भी कहीं ना कहीं भीतर इस चीज़ को एहसास रखते हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं हार्प का खेल हो सकता है। ये तकनीक दरअसल अलास्का के लेबोरेटरी में अमेरिका का एक प्रयोग है, जो कि रेडियो ट्रांसमीटर से ऊपरी वातावरण का अध्ययन करती है, आयनोस्फीयर का अध्ययन करती है। धरती से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयनमंडल फैला हुआ है। 12 किलोमीटर तक की जो लेयर है उसमें धरती का अधिकांश मौसम तैयार होता है। इसी तरह जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, ऊपर बढ़ते जाते हैं, हर लेयर का अपना मंडल बनता जाता है। हार्प तकनीक को लेकर अमेरिका पर यही आरोप है कि वो आयन मंडल सक्रिय करके कृत्रिम भूकंप पैदा करता है, वो मौसम में बदलाव लाता है। इससे पहले हैती में जो भूकंप आया, बड़ा भयावह भूकंप था। चिली में भी ऐसे बड़ा भयावह भूकंप आया। इसके अलावा जापान में जो भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी आई, इसके लिए भी हार्प पर ही आरोप लगे। तो आखिर क्या वजह है कि हार्प पर आरोप लगते हैं? तो वहीं 2003 में जब इंडोनेशिया में भूकंप आया था, तब भी हार्प को जिम्मेदार बताया गया था। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हैं महमूद अहमदीनेजाद,
इन साहब का भी ये कहना था, इन्होंने तो खुलकर कहा था, मुखालफत की थी। इन्होंने कहा था कि अमेरिका हार्प के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें पैदा करता है। हार्प लगातार बड़े बड़े प्रयोग करता है, लेकिन इसके वैज्ञानिक इस बात से इनकार करते हैं कि उन्होंने मौसम पर नियंत्रण कर लिया है। जाहिर सी बात है कि अगर अमेरिका ने इस तकनीक को हासिल कर लिया तो वो बताएगा क्यों, वो ढिंढोरा क्यों पीटेगा। वैसे भी अमेरिका कई रहस्यों, कई दशकों से छिपाए हुए है। एरिया 51 उसकी एक छोटी सी बानगी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर अमेरिका एलियंस को रखे हुए है और एलियन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। वहाँ पर छिपाकर तमाम उड़न तश्तरियाँ रखी गई हैं और उसी की तकनीक पर अमेरिका 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स बना रहा है। लेकिन अमेरिका इन दावों को हमेशा सिरे से खारिज कर देता है। इन दावों को सोशल मीडिया पर फैलाई गई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताया जाता है। सवाल ये भी है कि अगर किसी रहस्य को लेकर धुआं उठता है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी होगी। खैर, तो सवाल यह है कि क्या मौसम पर नियंत्रण किया जा सकता है? क्या किसी खास देश का मौसम बिगाड़ा जा सकता है? आज जो भी मौसम बिगड़ता है, चाहे वो गर्मी हो या फिर कड़ाके की ठंड या फिर अचानक तूफान या बारिश आना, तो उसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग के साथ एक और टर्म यूज होता है जिसे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। कहा जाता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के डेवलप होने की वजह से तूफान आ गया। इसके साथ ही एक और शब्द है, उससे आप भली भांति परिचित होंगे, अल नीनो इफेक्ट या अल नीना इफेक्ट। अमेरिकी जियोसाइंस इंस्टीट्यूट के मुताबिक प्रशांत महासागर की सतह के तापमान में बदलाव से गर्मी और सर्दी पड़ती है। सतह के तापमान से मौसम में बदलाव आता है। अल नीनो की वजह से जो तापमान है समुद्र की सतह का वो गर्म हो जाता है, जबकि अल नीना की वजह से समुद्र की सतह का तापमान ठंडा हो जाता है। अब अल नीनो की वजह से ही इस साल फरवरी पिछले 122 साल में सबसे ज्यादा गर्म थी। अल नीनो की वजह से ही समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री ज्यादा गर्म हो जाता है। इस गर्मी की वजह से समुद्र में चल रही हवाओं के रास्ते और रफ्तार में बदलाव आ जाता है और जिसकी वजह से फिर मौसम चक्र जो होता है वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। तभी आप लोग देखते होंगे कि कहते हैं कि अल नीनो इफेक्ट की वजह से इस बार मानसून लेट आएगा या मानसून में कम बारिश होगी या मानसून बेइंतहा बारिश कराएगा और बाढ़ आएगी। तो अल नीनो के असर की वजह से बारिश, ठंड, गर्मी सब में बदलाव आ जाता है। कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं तूफान, कहीं बवंडर, ये सब अल नीनो भाई साहब की देन है। अल नीनो साहब दक्षिण पश्चिम मानसून की हालत खस्ता कर देते हैं, कहीं बारिश तो कहीं एकदम सूखा। और इन्हीं की एक छोटी बहन भी है, अल ला नीना, यानी जिसे स्पेनिश भाषा में छोटी लड़की कहते हैं। इनका काम भी पूरी दुनिया में प्रचंड ठंड लाना है। बड़े बड़े साइक्लोन भी ये ले आती हैं। इसी इफेक्ट की वजह से उत्तर पश्चिम में मौसम ठंडा और दक्षिण पूर्व में मौसम गर्म होता है। तो अब बात करते हैं भारत को लेकर कि भारत को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने इस बार, इस साल, इस गर्मी के लिए चिंता जताई है कि इस साल अल नीनो इफेक्ट की वजह से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। मानसून की बारिश कम होगी। अब ज़रा सोचिए कि हमारा देश कृषि प्रधान है, हम कृषि पर निर्भर हैं, चाहे हमारी आर्थिक रफ्तार हो, हमारी जीडीपी हो, हम कृषि पर बहुत ही निर्भर करते हैं। अगर मौसम ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? आशंका जताई जा रही है कि कई राज्यों में अल नीनो की वजह से भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। सूखा अलग पड़ेगा, गर्मी से नदी तालाब सूखेंगे तो फिर सिंचाई कैसे होगी? ऐसे में सवाल उठता है कि आज के दौर में इंसान जब मंगल की खाक छान रहा है, चांद पर मचान बांधने की तैयारी में है और अंतरिक्ष में बैलगाड़ी दौड़ कर आने के मूड में है, तो क्या वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से ऐसा कोई हथियार नहीं बना सकता जो अल नीनो जैसा इफेक्ट पैदा कर सके? सोचिए कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्यावरण की बात करते करते पर्यावरण ही एक हथियार बना लिया गया हो, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वैज्ञानिकों और सेनाओं ने यह माना था कि परमाणु हथियार से ज़्यादा ताकतवर हथियार जलवायु और मौसम तकनीक को बनाया जा सकता है। उसके बाद से ही मौसम के पैटर्न में बदलाव को लेकर प्रयोग हो रहे हैं और ऐसे में अमेरिका के जिस हार्प प्रयोग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या वो भूकंप के अलावा मौसम में भी बदलाव के लिए जिम्मेदार है? क्या हार्प की वजह से ही अल नीनो और अल नीना इम्पैक्ट समुद्र में पैदा होते हैं और फिर त्राहिमाम त्राहिमाम?